बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। नेपाल में राजशाही की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर शुक्रवार को यानी कि आज हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में करीब 17 साल पहले जिस जनक्रांति ने राजशाही को पलटकर लोकतंत्र को आत्मसात किया था, लंबे समय तक जारी खून खराबे के बाद जनता ने जिस महाराज ज्ञानेंद्र को सिंहासन से उतारकर राजशाही का चोला उतार फेंका था, अब उसी राजतंत्र की वापसी के लिए एक बड़ी जमात सड़कों पर है। पिछले कुछ दिनों से हिंसा का दौर कुछ उसी तरह से जारी है जो नेपाल ने काफी वर्षों तक देखा। राजशाही की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू की इमारतों में तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। उग्र प्रदर्शन के जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे थे। हिंसक होते प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल राजशाही के समर्थन में आंदोलन की भूमिका काफी पहले से तैयार हो रही थी। इससे पहले देश भ्रमण के बाद लौटे महाराज ज्ञानेंद्र के स्वागत में हजारों की भीड़ हवाई अड्डे पर इकट्ठा होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। उस वक्त ज्ञानेंद्र ने फिर से राजतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने का संकेत दिया था। कहा जा रहा है कि राजशाही समर्थक आंदोलन को 40 से ज्यादा नेपाली संगठनों का समर्थन हासिल है, जिसका नेतृत्व नवराज सुवेदी कर रहे हैं। दरअसल सुवेदी राज संस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसका लक्ष्य नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। आंदोलनकारी नेपाल में 1991 का संविधान को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें संवैधानिक राजशाही, बहुदलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र को जगह दी गई थी। हालांकि राजशाही समर्थकों के जवाब में लोकतंत्र समर्थकों ने भी जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल में 1996 में माओवादियों के नेतृत्व में गृहयुद्ध शुरू हुआ। 2001 में राजमहल में तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के महाराज घोषित किए गए। 2005 में शाह ने संविधान निलंबित कर संसद को भंग कर दिया। लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के गठजोड़ ने राजशाही को ढहा दिया। 2008 में नेपाल की संसद ने देश में 240 साल से हुकूमत कर रही हिंदू राजशाही को भंग कर दिया। नेपाल में हिंसक संघर्ष के बाद लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही सत्ता का तिकड़म, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो गया। इस दौरान नेपाल राजनीतिक स्थिरता हिचकोले लेते हुए महज 17 साल में 13 सरकारें देख ली। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों पर असफल शासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजशाही की बहाली की मांग हो रही है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, नेपाल में ये जो राजशाही के समर्थन में लोग निकल के आ रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं और लगातार ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और आज तो काफ़ी वहाँ पर हिंसा भी हो गई। क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, ये देखना बड़ा दुखद है कि बीते कुछ दिनों में हमने नेपाल में जिस प्रकार से हिंसा को, खून खराबे को चरम पर पहुंचते हुए देखा है, और वहां के लोगों में जिस प्रकार का अभी एक जिस प्रकार की उनके अंदर भावना है, लोग जिस प्रकार का वहां पर तंत्र चल रहा है, सरकार जिस प्रकार की नीतियां लगातार घोषित कर रही है, खुश नहीं है। वहां बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है। आर्थिक नीतियों को देखें, राजनीतिक नीतियों को देखें, तो नेपाल की जो जनता है उनमें विद्रोह की भावना आई। देखिए, 240 वर्षों तक नेपाल जो है वो एक हिंदू राजशाही रहा और अभी हम सभी जानते हैं एक संवैधानिक राजशाही थी नेपाल में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। लेकिन मई 2008 में एक बहुत लंबे समय तक चले बड़े लेफ्टिस्ट मूवमेंट के बाद इस राजशाही को पलट के जो वहां की संवैधानिक सभा थी उसने संविधान को ही बदल दिया और नेपाल को फिर एक गणतांत्रिक देश घोषित किया। इसके बाद आप देखिए 2008 से लेके अब तक चंद्रशेखर जी, वहां इतनी राजनीतिक अस्थिरता है कि 13 बार सरकार बन चुकी है और ये पूरा लेफ्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और सरकार हमें नजर आती है। इसमें चीन का, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में चीन का एक बड़ा हाथ रहा, जिसके चलते नेपाल में हिंदू राजशाही का खात्मा हो गया। लेकिन अब जो लोग वहां पर रह रहे हैं,
लोग न तो सरकार की नीतियों से खुश हैं, न राजनीतिक अस्थिरता से खुश हैं, न वह जिस प्रकार से महंगाई की, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है उससे खुश हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके राजा दोबारा लौटे और नेपाल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, संवैधानिक राजशाही, उसका दर्जा नेपाल को वापस दिया जाए। अंशु जी, पिछले बार भी हमने इस पर कार्यक्रम किया था और काफ़ी नेपाल के लोगों ने देखा भी था और उन्होंने अपने कमेंट भी किए थे। यहाँ पर सवाल ये आता है कि राजा तो अब है नहीं, ज्ञानेंद्र शाह अगर राजशाही की जगह वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें तो ये क्या कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर? देखिए, इतने वर्षों तक नेपाल के लोगों ने जिस संवैधानिक राजशाही में अपना जीवन जिया, जीवन देखा, जिस प्रकार की नेपाल की संस्कृति है, जिस प्रकार की विचारधारा लोगों की रही है, उनकी कुछ अभी देखिए आप सेंटिमेंटल वैल्यूज भी हैं जो इस राजशाही से उनको कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने वो पूरा समय देखा है। और बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अपने देश में उन्होंने अस्थिरता को पल्लवित पोषित होते हुए देखा, वो ये भी देख रहे हैं, जनता इस बात को भी समझ रही है कि किस प्रकार से लगातार चीन, वर्तमान वामपंथी सरकार के माध्यम से चीन नेपाल में बिल्कुल घुस के चीन बैठ गया है। तो चाहे आप बीआरआई के माध्यम से देखें या एक डेड डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के भी, जो नेपाल की संस्कृति है उस पर चीन के माध्यम से वर्तमान सरकार प्रहार कर रही है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जनता में एक रोष की भावना है और इस रोष की भावना को फिर हम एक उनके इमोशन से जोड़े और उन इमोशन से फिर वो राजशाही जुड़ती है। तो यही कारण है कि जनता अपने राजा को वापस चाह रही है। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं इसी को थोड़ा सा आगे मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरह से वहाँ पर चीन को लेकर के आपने बात कही। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, लोग मांग करते हैं, वाकई नेपाल के लोग अपने राजा को अपना भगवान मानते हैं, वो मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र दोबारा बनना चाहिए, सनातन राष्ट्र दोबारा बनना चाहिए। ये क्यों मांग कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है इतने सालों में, बीच का जो साल थे? इतने वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से एक हिंदू देश, विश्व का एकमात्र हिंदू देश, जिसका एक बहुत ही घनिष्ठ, गहरा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंध भारत के साथ भी रहा है और भारत नेपाल के संबंध किस प्रकार के रहे हैं हम सभी जानते हैं। तो यदि उस देश की अस्मिता, उसकी पहचान ही उससे छीन ली जाए, तो जब ये पूरा लेफ्टिस्ट मूवमेंट हुआ उस समय लोगों ने बड़े पैमाने पर राजा के खिलाफ निश्चित तौर पर प्रदर्शन किया। 2008 में जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ही संविधान के द्वारा बदल दी गई, ये व्यवस्था ही बदल दी गई और इसके बाद चुनाव के माध्यम से सरकारें बनना शुरू हुई। तो ये मेनली हम देखते हैं कि दो प्रचंड और ओली जो ये दो नेता हैं, दोनों ही लेफ्टिस्ट रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में हमने ये आंदोलन भी होते हुए देखा और ये सरकारों को भी हमने चलते हुए देखा है। तो जो नेपाल की संस्कृति रही है, उसकी जो पहचान है हिंदू देश की, जब वो ही बदल दी जाएगी तो धीरे धीरे करके लोगों में वो रोष आएगा। क्योंकि आप यदि किसी व्यक्ति से उसकी पहचान छीनने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी, वो धीरे धीरे रोष इकट्ठा होने लगता है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें, तो वो एक आप देखिए डोमिनोज इफेक्ट होता चला गया। और अब वो जो मैं दृश्य सामने देख रही हूँ कि जनता सड़क पर है और जनता अपनी पहचान, अपनी अस्मिता वापस मांग रही है वर्तमान सरकार से। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शक